आपका आपकी अपनी ए पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। मैं हूं मतीश कुमार, आपके लिए लेके आया हूं क्लास 11th इकोनॉमिक्स आर्ट्स की बेहतरीन एमसीक्यू, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं जैक वार्षिक परीक्षा 2023 की क्वेश्चन आंसर। मतलब आपको इसमें जो है कि 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था क्लास 11 का, उसमें इकोनॉमिक्स में क्या क्या एमसीक्यू पूछा गया था, तो इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब के। तो दोस्तों ये रही आपके पास पहली एमसीक्यू। क्या बोला गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण कौन सा है। मतलब कौन सा आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया मतलब पैसा कौड़ी वाला, ठीक है। दोस्त की शादी में शामिल होना, ये तो कोई बातें नहीं होता है। घर में पूजा करना भी कोई बातें नहीं होता है। विद्यालय में पढ़ाना, जी हाँ, विद्यालय में पढ़ाते तो क्या मिलता है आपको, पैसा मिलता है, ठीक है। घर में पूजा करना पैसा नहीं मिलेगा, शादी में पैसा नहीं मिलेगा, अपने घर की सफाई करो पैसा नहीं मिलेगा, पर विद्यालय में पढ़ाना है तो आपको पैसा आर्थिक क्रिया है, इससे आपको आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। तो क्या हो जाएगा, विद्यालय में पढ़ाना आपका आर्थिक क्रिया है। ओके, मतलब आर्थिक क्रिया कैसे बोलते हैं, जिससे आपको पैसा मिलता हो, जिससे आपको पैसा अर्जित होता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया। तो सी इसमें राइट आंसर है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या क्वेश्चन 2 में बोला गया है कि सांख्यिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है। जो स्टैटिक्स होता है, सांख्यिकी होता है, उसके अंदर किसका हम लोग अध्ययन करते हैं। आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण, या इनमें सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया है कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। मतलब ये किसने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वो जीवन के कारोबार का मनुष्य का अध्ययन है, किसने बोला था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या बोला गया है, द्वितीयक आंकड़ा का एक स्रोत है। मतलब जो द्वितीयक आंकड़ा है उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, इंटरनेट है, पत्रिका है, दोनों है, एमएस कोइन है। तो 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों, ए बी दोनों। इससे हम दोनों है जो है इंटरनेट और पत्रिका दोनों किस में आता है, द्वितीयक में आता है, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या बोला गया है, भारत में जनगणना का कार्य किस संस्था के द्वारा होता है। देखिए भारत में जो जनगणना करता है वो कौन करता है, भारत की जनगणना जो आपका जो संस्था होता है वो करता है, ठीक है। तो 5 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भारत की जनगणना, ठीक है। चलिए ऑप्शन चलते हैं 6 में। क्या बोला गया है, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष जनगणना हुई। देखिए यहाँ स्वतंत्र भारत बोला, अगर सिर्फ भारत बोलेगा तो भारत में सबसे पहली जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1881 में, 1881 में। और प्रत्येक आपका जो है 10-10 साल में क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र भारत में कब, देखिए आपका यदि इसको कैलकुलेशन 10 साल करते जाइएगा तो आपको 1951 में मिलेगा, क्योंकि 1947 का देश आज़ाद हुआ है, ठीक है। तो 47 में होगा तो 1951 आपका इसमें क्या होगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर, 1951। ओके, आपका स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, 1951 में। उसके बाद होते चला आ रहा है। चलिए चलते क्वेश्चन 7 में। क्या बोला गया है, आंकड़ों का कालिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। देखिए आंकड़ों के यदि आपको कालिक वर्गीकरण बोले, ठीक है, तो उसका क्या होता है आपका 7 का ऑप्शन ए। देखिए कालिक मतलब ही समय होता है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर समय, ठीक है। काल ना मतलब काल, समय आ गया तुम्हारा ना, इस प्रकार समय। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या बोला है, दंड लेख किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। तो जो दंड लेख है वो आपका बनाया जाता है सतत और विभक्त चर दोनों, ठीक है, दोनों के लिए, सतत के लिए भी विभक्त के लिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सर, सतत और विभक्त चर दोनों के लिए बनाया जाता है, ठीक है, डंडा लेख। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या बोला गया है, आंकड़ा दिया गया 12, 13, 8, 9, 11, 14 तक 25 का जो है मध्यका ज्ञात करना है, ठीक है। मध्यका हम लोग मतलब कैसे हम लोग मतलब ज्ञात करते हैं, इसका एक मतलब अलग एक फार्मूला आता है। जब उसको हल कीजिएगा पूरा को तो इसका आंसर है आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा 12, ठीक है, 12 इज द राइट आंसर। ओके चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन 10 में क्या बोला गया आपके पास कि सर्वाधिक बारंबारता वाला चर क्या कहलाता है। देखिए सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है उस वाला चर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बहुलक। क्या बोलते हैं, बहुलक। जो सबसे अधिक आता है उसको बहुलक में बहुत है ना। चलिए
क्वेश्चन चलते हैं 11। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपका औसत दिया गया, ठीक है, जब उसको हम दो बराबर भागों में बांटते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं, माध्यिका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 12 में क्या बोला गया आपके पास कि 25, 30, 20, 40, 50, 15 और तथा 200 का परास क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 12 का भी 185। 150 देखिए सबको जोड़ के दूसरे भाग देते हैं, कितना 185 आ जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, माध्य विचलन का मान निम्नतम होगा यदि इसकी गणना डैश से की जाएगी। मतलब बोला गया है कि जो माध्य विचलन है, ठीक है, उसका मान कम होगा, निम्न होगा कब, यदि उसका गणना जो है आपका समांतर माध्य से की जाएगी, तब क्या होगा, निम्न होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 32 तथा समांतर माध्य 100 है तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा। इसका फार्मूला होता है, उससे निकालेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर डी 32%। ठीक है, चलते क्वेश्चन 15 में क्या बोला गया है, सहसंबंध गुणांक का प्रास क्या होता है। तो सहसंबंध गुणांक का जो प्रास होता है वो कितना होता है आपका, -1 से लेके +1 तक। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा -1 से +1 तक क्या होता है, प्रास होता है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः ऋणात्मक है, मतलब माइनस में है, तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। तो क्या होगा आपका इसका आंसर माइनस में हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऋणात्मक बोला है माइनस, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर -1। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन 17 में क्या बोला गया है, कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, तो जो कोटि सहसंबंध है उसके विकास का जो श्रेय है वो किसे जाता है। तो ऑप्शन आपको हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी स्पीयरमैन। किसे आता है, स्पीयरमैन। ठीक है, आपको याद रखना है, तो स्पाइडरमैन नहीं, स्पीयरमैन। चलिए चलते क्वेश्चन 18 में क्या बोला गया है, निम्न में कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। जो खुदरा जो कीमत होता है उसको औसत में मापता है, कौन मापता है, तो क्या जगह उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 19 में क्या बोला गया है, पासे का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जो पासे का जो कीमत सूचकांक है उसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे, वर्तमान वर्ष की मात्रा से, है ना, वर्तमान वर्ष की मात्रा, कीमत नहीं, वर्तमान वर्ष की मात्रा। चलिए चलते क्वेश्चन 20 में। क्वेश्चन 20 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस सूचकांक का निर्वाह सूचकांक के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किस सूचकांक को हम लोग जो है निर्वाह सूचकांक के नाम से जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी उपभोक्ता कीमत सूचकांक को हम लोग निर्वाह सूचकांक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, बर्नियर किस देश का यात्री था। जो बर्नियर था वो किस देश का यात्री था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस का था, है ना, फ्रांस, बर्नियर। चलिए अब बोला गया क्वेश्चन 22 में क्या बोला गया है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आपको पता है पढ़ाए थे, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रधानमंत्री। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो भारत में सबसे लास्ट जो पंचवर्षीय योजना चला था वो कौन सा था आपका, 12वीं पंचवर्षीय योजना। और जो अभी तक चल रहा है ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का ही मॉडल चल रहा है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया, भारत में नई आर्थिक नीति शुरुआत किस वर्ष हुई। तो भारत में जो नई आर्थिक शुरुआत हुई कब हुई थी, 1991 में। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, सबको याद रखें, दिमाग में सेव करके आपको एग्जाम में डाल दे क्वेश्चन सब। ठीक है, चलिए 25 में क्या बोला गया है, समृद्धि से क्या मतलब है। देखिए समृद्धि का मतलब होता है कि वस्तु और सेवा का उत्पादन क्षमता में वृद्धि, है ना। तो ये भी क्या आपका राइट है, उत्पादक पूंजी के भंडार में वृद्धि, वे सही है। देखिए ये भी वृद्धि, ये भी वृद्धि, ये भी विस्तार। विस्तार मतलब क्या होता है, वृद्धि। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया, औद्योगिक नीति 1956 बहुत ही इंपॉर्टेंट को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। तो जो औद्योगिक नीति 1956 में था वो जो बनाया गया था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना को बनाया गया था। उसमें बी राइट, क्योंकि आपको रखना है जो पहला बना में कृषि उत्पादन बढ़ाना था और जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था उसमें फैक्ट्री उद्योग को बढ़ाना था। ठीक है, तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है,
निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है। अप्रत्यक्ष कर मतलब आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। वस्तु सेवा कर इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। बिक्री कर भी इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है। उत्पादक शुल्क भी क्या है, अप्रत्यक्ष है। लेकिन जो आय कर है वो आपका डायरेक्ट, यदि आपका आय अगर 1 लाख है तो आपसे डायरेक्ट क्या होगा, सरकार टैक्स काट लेगी बैंक से, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है। निम्न में कौन सा देश विश्व का कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यदि दुनिया में से सबसे ज़्यादा यदि कहीं पे कपास होता है तो भारत में होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भारत, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 29 में क्या बोला गया है। निम्नलिखित में किस योजना के अंतर्गत भारतवासियों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। तो आपको पता है कि आपको क्या था उसमें, भारतीय जनधन योजना था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 का डी जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो मोदी जी लाए थे, उसके द्वारा जो भारत में जो आपका बहुत सारे खाते खोले गए थे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है। निम्न में कौन सा मानव पूंजी का स्रोत नहीं है। देखिए, शिक्षा में निवेश कीजिएगा, मानव पूंजी है। प्रशिक्षण निवेश मानव पूंजी है। पर सड़क निर्माण निवेश में मानव का कोई हाथ नहीं है। स्वास्थ्य निवेश कीजिए, खर्च कीजिए, मानव पूंजी है। पर सड़क निर्माण कोई आपका मानव पूंजी नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 में क्या बोला गया आपके पास। क्वेश्चन 31 में बोला गया है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। तो कौन आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 32 में क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से निर्धनता का एक कारण कौन सा है। निर्धनता मतलब गरीबी का, बेरोजगारी सही है, ऋणग्रस्तता सही है, जनसंख्या दबाव सही है। तो क्या होगा 32 का ऑप्शन डी राइट आंसर इनमें सभी, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है। तनवा, है ना, किस राज्य में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक का प्रशिक्षण के लिए चलाई जा रही एक योजना है। तो तनवा कहाँ चलाता है, तनवा एक प्रोजेक्ट था जो महिलाओं को खेती बाड़ी के लिए बताया था, ट्रेनिंग देता था, है ना। तो तनवा कहाँ चलाता आपका, तमिलनाडु में। तो से तनवा, तो से तमिलनाडु, ठीक है, याद रखना। चलिए तो क्वेश्चन 34 में क्या बोला गया है। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत नहीं आती। कि फल का उत्पादन करना ये बागवानी में आता है, ठीक है। चावल नहीं, चावल आपका खेतों में आते हैं, बागान में नहीं। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, ये आपका बागान का फसल नहीं है। मसाले, फल, चाय सब बागान में, पर चावल आपका बागान में खेतों में होता है, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 35 में क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्वनियोजित है। स्वनियोजित मतलब खुद से लगा हुआ है काम में, ठीक है। सरकारी विद्यालय का शिक्षक, है ना, आपका एक खुद काम में लगा हुआ है। सरकारी बस का ड्राइवर, ये भी काम में लगा हुआ है। निजी विद्यालय का शिक्षक, ये भी क्या है, स्वनियोजित है। रुकिए, सरकारी विद्यालय का शिक्षक ये सरकार द्वारा क्या है, नियोजित है, स्वयं नियोजित नहीं है। सरकारी बस का ड्राइवर, सरकारी बस है, ये भी सरकार द्वारा लगाया गया है। निजी विद्यालय का शिक्षक, अब जो निजी विद्यालय है ना, वहाँ भी जो है वो जो प्रिंसिपल होता है वो काम में रखता है, ठीक है। लेकिन जो सीमेंट दुकान का मालिक है वो खुद अपना बिजनेस खोल के बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या और आंसर वो ये स्वनियोजित, मतलब जो खुद का बिजनेस है, खुद का काम है, उसे हम लोग बोलते हैं स्वनियोजित, ठीक है। तो सीमेंट दुकान का मालिक कौन है, स्वनियोजित है, खुद वह अपना रोजगार में लगा हुआ है, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 36 क्वेश्चन क्या बोला गया 36 में बोला गया ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को डैश कहा जाएगा। मतलब मान लीजिए कि ईंट निर्माण कोई काम कर रहा है, उसमें जो भी काम व्यक्ति रोजगार में लगा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दिहाड़ी मजदूर। क्या बोलेंगे, दिहाड़ी मजदूर। मतलब जिसको रोजाना डेली काम नहीं है, कुछ दिन काम करेगा कुछ दिन काम नहीं करेगा, उसको बोलते हैं दिहाड़ी मजदूर, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 37 में क्या बोला गया है। निम्न में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत। देखिए, जब भी आपको बोले गैर परंपरागत मतलब आपका जो नया नया हाल का यूज हुआ है ना। और आपको यदि परंपरागत पूछ दे मतलब जो बहुत समय से यूज होते आ रहे हैं, जैसे कोयला पेट्रोल सब बहुत पहले से यूज होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गैर परंपरागत मतलब नया। देखिए, ताप बिजली, ऑप्शन में क्या है आपका, ताप बिजली। ताप बिजली बहुत पहले से उपयोग हो रहा है, ठीक है। पन बिजली, पन नहीं आपका पानी होना चाहिए, ठीक है। तो जो पानी बिजली आपका यहाँ पे है वो पानी बिजली भी क्या बहुत पहले से हो रहा है, ठीक है। सौर ऊर्जा क्या है, नया नया है ना। तो क्या ऑप्शन सी आना सर, सौर ऊर्जा। कोयला वो तो पहले हो रहा है, तो सौर ऊर्जा क्या है, जो सोलर एनर्जी न्यू न्यू आया है ना। तो क्या होगा सौर ऊर्जा। ये गैर परंपरागत मतलब जो कभी आपका समाप्त होने वाला नहीं है, ठीक है। सौर ऊर्जा भी कभी आपका समाप्त होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा।
ये देखो परंपरागत बोले तो इसको रखना याद कि जो खत्म हो जाएगा उसको परंपरागत, जो खत्म नहीं होगा उसको गैर परंपरागत। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 38। क्या बोला गया है, निम्न में से कौन स्वास्थ्य के निर्धनता का सूचक नहीं है। मतलब किससे, जो देखिए स्वास्थ्य, किससे हमें स्वास्थ्य का पता नहीं चलेगा। शिशु मृत्यु दर, इसे सब पता चल जाएगा। मातृ मृत्यु दर, इससे भी क्या होगा, हमें जो पता चल जाएगा। ठीक है, मृत्यु दर पर साक्षरता दर से शिक्षा चलेगा आपका, स्वास्थ्य नहीं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर साक्षरता दर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 क्या बोला गया है, जैविक खाद को खेती के लिए उपयुक्त क्यों माना जाता है। देखिए तो जैविक खाद जो है, जैविक खाद मतलब जो जीव जंतु गोबर वोबर से जो भी खेती करता है उसको सबसे उपयुक्त में सबसे अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि आपका ये क्या होता है, आपका ऑप्शन पढ़ते हैं क्या बोला है, यह हल्का होता है, जरूरी नहीं है यह महंगा होता है। ये देखिए जो आपका जैविक खाद वो महंगा नहीं होता। ठीक है, इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें जो केमिकल, इसमें कुछ केमिकल नहीं होता है, तो इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 40। क्या लास्ट बोला गया है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रजनन दर सबसे अधिक है। प्रजनन दर मतलब आपका बच्चा जो पैदा हो रहा है सबसे अधिक कहाँ पे, भारत में, पाकिस्तान में, चीन में, इनमें से कोई नहीं। तो चार का क्या हो जाएगा, हमारा प्यारा सा पड़ोसी पाकिस्तान है ना, वहाँ पे क्या प्रजनन दर सबसे अधिक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।